नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, साथ में कंटेंट पढ़ रहे हैं, यानी हम अपनी तैयारी को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ते चल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे, समझने का प्रयास किया जाएगा। 100% आपको इस लेक्चर से एक आधा क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई में ये चैनल आपको सहयोगी की भूमिका में सदैव सहायता प्रदान करेगा। इसी अपेक्षा के साथ हम सभी आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। कहता है कि विद्यार्थियों की पराश्रयता बढ़ती है। विद्यार्थियों की दूसरों पर डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, किस कारण से बढ़ती है? कहा गया अध्यापक प्राचलन कला से। अध्यापक का जो व्यवहार है, अध्यापक प्राचलन कला नहीं, अध्यापक प्रधान कक्षा, ठीक है, अध्यापक प्रधान जो टीचर ओरिएंटेड क्लासरूम है उससे विद्यार्थी की प्रहलशीलता कम होने से, अध्यापक के प्रत्यक्ष व्यवहार से या मुक्त अधिगम परिवेश से। तो जो छात्रों की डिपेंडेंसी है वो कैसे बढ़ती है? जब वो खुद मुँह चुरा कर बैठे रहते हैं और किसी चीज़ को पूछने का प्रयास नहीं करते, उस दिशा में ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है विद्यार्थी की पहलशीलता कम होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के आर्मी अल्फ़ा टेस्ट के संबंध में क्या सही है? बुद्धि का जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट हो या आर्मी बीटा टेस्ट हो, ये दोनों टेस्ट कैसे हैं? ये दोनों टेस्ट आपके कैसे हैं? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हैं। हमने पढ़ा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट हमारा होता है वैयक्तिक, और दूसरा हमारा कौन सा है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और तीसरा हमारा क्या होता है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है। तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में हमने बिने साइमन का टेस्ट देख लिया, ठीक है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आपने जलोटा का देखा, और आर्मी अल्फ़ा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक। और ये सब कैसे होते हैं? दो अलग अलग भागों में बटे होते हैं। एक होता है शाब्दिक और दूसरा क्या होता है? अशाब्दिक। सामूहिक का भी शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। और इसी तरीके से इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि ये कैसे होते हैं? ये लगभग वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जैसे ही होते हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन हम एक समय पर अधिक लोगों पर नहीं कर सकते। क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनीशन पूछी गई है, दृश्यते अनेन दर्शनम। ये डेफिनीशन आप समझ लीजिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये सिविल के यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये पूछी गई थी। ये डेफिनीशन यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछी गई, तो इम्पॉर्टेंट है डेफिनीशन। इस बात को आप ध्यान रखिए। और मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है लेक्चर्स में। आपको मैंने फिलॉसफी पूरी पढ़ाई है, आपको मैंने साइकोलॉजी पूरी पढ़ाई है, मैंने आपको मापन मूल्यांकन पूरा पढ़ाया है, मैंने आपको समावेशी, मतलब इस चैनल पर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है। चैनल के साथ जुड़िए। आपका जुड़ाव मेरी जिम्मेदारी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और मैं उस पूरी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करूँगा। चलिए, क्वेश्चन है, दृश्यते अनेन दर्शनम, यह दर्शन किसके द्वारा दिया गया? वेद, पुराण, उपनिषद या रामायण? तो ये जो हमारा है ये उपनिषदीय परिभाषा है। दृश्यते अनेन दर्शनम या दृश्यते इति दर्शनम, ठीक है। क्वेश्चन अगला, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? हर्टाग कमेटी ने किया, हंटर कमीशन ने किया, कोठारी कमीशन ने किया, या यशपाल कमेटी द्वारा ये बात कही गई? तो अपव्यय अवरोधन की जो सबसे वेस्टेज और स्टैग्नेशन की जो सबसे पहले बात कही गई है वो हर्टाग कमेटी के द्वारा कही गई। सबसे पहले किसके द्वारा कही गई? हर्टाग कमेटी के द्वारा। चलिए, सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी अभिकरण कौन है? सामाजिक सोशल चेंज में सबसे अधिक भूमिका कौन निभाएगा? तो सोशल चेंज में कौन सबसे अधिक भूमिका निभाएगा? तो सोशल चेंज में सबसे अधिक भूमिका निभाएगी शिक्षा। एजुकेशन प्ले मेजर रोल इन सोशल चेंज। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालय मृत है, स्कूल आर डेड। जितने भी विद्यालय हैं वो सब मर चुके हैं। वहाँ पर एक
घिसी पिटी पढ़ाई और उसी धर्रे पर लोग चल रहे हैं, ऐसा लोग कौन कहता है? जॉन डीवी, विवेकानंद, एडगर डाल्फ या इवॉन इलिच। डी स्कूलिंग सोसाइटी किसने दी थी? डी स्कूलिंग सोसाइटी का वर्णन किसने किया था? इवॉन इलिच के द्वारा कहा गया था। उसी में उन्होंने कहा कि स्कूल्स आर डेड। चलिए, संरचित साक्षात्कार है, लचीला होता है, लिखित होता है, आलोचनीय होता है या अनौपचारिक होता है? तो जो स्ट्रक्चर्ड जो हमारा इंटरव्यू होता है वो आलोचनीय होता है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन बीच में नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सच्ची शिक्षा का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। सच्ची शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? सच्ची शिक्षा कहें या समग्र शिक्षा कहें, ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक, सच्ची शिक्षा का संप्रत्यय या समग्र शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? गांधी, टैगोर, अरविंद या विवेकानंद? तो श्री अरविंद द्वारा ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है? धर्म के विषय में पढ़ाना, किसी धर्म के विषय में पढ़ाना, धर्म के माध्यम से शिक्षा या धार्मिक केंद्रों पर दी जाने वाली शिक्षा। तो धर्म के माध्यम से, धार्मिक शिक्षा का मतलब होता है कि धर्म के माध्यम से शिक्षा, धर्म के माध्यम से शिक्षा दी जाए, उसे हम धार्मिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपनिषद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है या अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण है, सामाजिक विकास है या फिर मानसिक विकास है या फिर मोक्ष की प्राप्ति है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय जो दर्शन है इनका मेन फोकसिंग पॉइंट मोक्ष प्राप्ति रहता है, अध्यात्म की ओर, या इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? मोक्ष प्राप्ति की बात कहते हैं। ठीक है, अब सोचो कि वो मानव जाति, वो संस्कृति जो शरीर के बंधन में भी बंधना नहीं चाहती, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, वो मानव जाति या वो संस्कृति जो शरीर के बंधन में भी बंधना नहीं चाहती, वो गुलामी की जंजीरों में कितने वर्षों तक बंधी रही, ये एक सोचने का विषय है, ये एक चर्चा का विषय है कि ऐसा कैसे हो पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के विषय में गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था? बहुत अच्छा दृष्टिकोण था। क्या धनार्जन के साधन के रूप में? क्या इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है? मनुष्य मात्र एक मनुष्यों को एक विशेषाधिकार मिल जाएगा, या फिर जीवन के लिए तैयारी, या फिर ये किस चीज़ के लिए है कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया? तो गांधी जी शिक्षा को जीवन के लिए तैयारी के रूप में मानते हैं और जॉन डीवी के इस मत से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हैं। ग्राम विद्यालय का संप्रत्यय किसने दिया? बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ग्राम विद्यालय का संप्रत्यय एनी बेसेंट ने दिया, श्री अरविंद ने दिया, मदन मोहन मालवीय जी ने दिया या स्वामी विवेकानंद ने दिया? तो ग्राम विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो एनी बेसेंट महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रयास मेरा ये रहता है कि जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैं सॉल्व कराऊं उनमें गलती की संभावना न हो, इसीलिए कहीं पर भी मुझे जहाँ कहीं किसी कन्फ्यूज़न लगता है, किसी क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न लगता है, वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखो भैया इसमें ये कन्फ्यूज़न है, इसको आप अपने स्तर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बौद्धिक योग्यता का यहाँ पर कोई प्रदर्शन करना नहीं चाहता, बस हम लोग साथ में एक अपने अध्ययन को एक रूप और दिशा दे रहे हैं, आपको एक सहयोग मिलता जा रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है किसने कहा? व्यक्तित्व गुणों का एक समन्वित रूप है किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा, ड्रेवर ने कहा, आल्पोर्ट ने कहा या गिलफोर्ड महोदय ने कहा? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ये एक प्रचलित परिभाषा है और ये परिभाषा गिलफोर्ड महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यथार्थवादी पाठ्यक्रम में किस बात पर अधिक बल दिया गया? विचारों पर, तथ्यों पर, संप्रत्तियों पर या संप्राप्ति पर? तो हम जानते हैं कि यथार्थवादी जो पाठ्यक्रम है वो फैक्ट्स की बात करता है और इन्हीं फैक्टों पर ही या यथार्थ में जो चीज़ें सत्य सिद्ध हो रही हैं इन्हीं को सत्य मानकर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, प्रकृतिवाद निम्न में किसे संतुष्ट करने में असफल है? यानी प्रकृतिवाद की आलोचना आपसे पूछी गई है, प्रकृतिवाद की आलोचना यहाँ पर पूछी गई है। तो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शैक्षिक आदर्श या परीक्षा? तो जो प्रकृतिवाद है वो शैक्षिक आदर्शों को स्थापित करने में असफल रहा,
इस आधार पर प्रकृतिवाद की आलोचना भी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई विद्यार्थी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षण पर समान अंक प्राप्त करता है, चाहे उसका परीक्षक कोई भी हो, वह टेस्ट कैसा होगा? मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है? मतलब कोई टेस्ट है, उसको कोई भी टीचर चेक करे, पहला टीचर चेक करे, दूसरा टीचर चेक करे, तो लेकिन बच्चे को सेम अंक ही मिले, तो ऐसा टेस्ट क्या कहलाता है? विभेदक कहलाता है, वस्तुनिष्ठ कहलाता है, व्यक्तिनिष्ठ कहलाता है या वैध कहलाता है? तो जब जो परीक्षक हैं, परीक्षकों द्वारा दिए जा रहे अंकों में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, तो ऐसे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ टेस्ट कहते हैं, जहाँ पर परीक्षक की अपनी व्यक्तिगत राय या मत उसमें सम्मिलित नहीं हो पाता। ऐसे टेस्ट वस्तुनिष्ठ टेस्ट कहलाते हैं या ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं। और ये अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दूसरे से अलग है? तो प्लेटो, गांधी जी, श्री अरविंद या कार्ल मार्क्स? तो कार्ल मार्क्स सबसे अलग है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बाकी सारे आदर्शवादी हैं और ये तो भगवान इनका भौतिकवादी हैं ये कार्ल मार्क्स, ठीक है, कम्युनिस्ट हैं, इनकी तो अपनी अलग एक विचारधारा रही, दास कैपिटल इनका ग्रंथ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नहीं है, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का नहीं है? तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना यानी ऑब्जेक्टिव बनाना, पाठ्यक्रम बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम का मूल्यांकन करना, इन सब के अलावा पाठ्यक्रम बनाने का काम ये नहीं करता है, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी में पाठ्यक्रम नहीं बनता, पाठ्यक्रम बनाने का काम हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अभिक्रमित अधिगम, ठीक है, वही प्रोग्राम लर्निंग, क्या बोलेंगे इसको? अभिक्रम मतलब क्या होता है? प्रोग्राम, प्रोग्राम्ड लर्निंग, इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग क्या है? ठीक है, कक्षागत अनुदेशन है, स्वानुदेशन प्रणाली है, औपचारिक अनुदेशन है या स्वाध्ययन है? तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ये अभिक्रमिक अनुदेशन है वो सेल्फ जो रेगुलेटिंग सिस्टम है, स्व अनुदेशन सेल्फ इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, स्व अनुदेशन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त अधिगम ओपन लर्निंग प्रमुख रूप से विशेषता क्या है? तो मुद्रित सामग्री के पठन से, रेडियो पाठ सुनने से, दूरदर्शन कार्यक्रम को देखने से या अध्येता के अधिगम में स्वायत्तता से। तो जो लर्नर है उसकी पढ़ाई की पूरी तरीके से उसको स्वतंत्रता रहती है और उस आधार पर वो अपनी पढ़ाई को कर लेता है, ठीक है। यही एक सबसे अच्छी छूट रहती है कि कोई भी टाइम सेट नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पिछले साल शायद या पिछले वर्षों में नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया और लगातार नेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। पंचकोश सिद्धांत किन विचारकों द्वारा प्रतिपादित किया गया? वेदांत द्वारा, बौद्ध द्वारा, उपनिषद द्वारा या जैन विचारकों द्वारा? तो पंचकोश का जो सिद्धांत है वो उपनिषदीय वेदांत पर आधारित है, उपनिषदीय विचारों पर आधारित है, जिसमें पंचकोश यानी 5 कोश, हमारे शरीर में कितने कोश हैं? 5 कोशों की बात कही गई है। सबसे पहला कौन सा है? क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे उच्चतम स्तर का कौन सा है या सबसे निम्नतम स्तर का कौन सा है? तो सबसे पहला कोश क्या है? अन्नमय कोश, ठीक। सबसे पहले शरीर व्यक्ति कहाँ तक पहुँच पाता है? अन्नमय कोश। जब अन्न होगा तो मन भी अच्छा होगा, तो क्या कहते हैं इसे? जब पेट भरा होगा, मनोमय कोश। क्या बोलते हैं इसको? इसको याद अभी मैं करा देता हूँ आपको। अन्नमय कोश, मनोमय कोश और तीसरा है प्राणमय, तीसरा है प्राणमय कोश और चौथा है आपका विज्ञानमय, ठीक। चौथा क्या है? विज्ञानमय कोश और पांचवा है आपका आनंदमय। पांचवा कौन सा है? आपका आनंदमय कोश है। यानी मनुष्य सबसे पहले इस स्तर पर रहता है, रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित रह पाता है, ठीक है। और इस पर नियंत्रण करने के बाद वो धीरे धीरे पहुंचता है किस पर? मनोमय, यानी मन पर नियंत्रण करने की ओर पहुंचता है। फिर धीरे धीरे प्राणमय कोश की ओर उसका अग्रसर होता है, मोक्ष प्राप्ति का ये चरण है। फिर चीज़ें उसे सब कुछ समझ में आने लगती हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था उसे समझ में आ जाती है
और जब चीज़ें सब समझ में आ जाती हैं तो उसे फिर एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसीलिए ये पंचकोश का सिद्धांत है। जब से सबसे निम्न स्तर का कौन सा है, अन्नमय है, और सबसे उच्च स्तर का कोश कौन सा है, आनंदमय कोश है। नेट के एग्ज़ाम में पिछले 3 वर्षों से इससे लगातार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी क्रम पूछ लेता है, कभी निम्न पूछ लेता है, कभी उच्च पूछ लेता है, या किसने दिया, ये सारी बातें पूछ ली जाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण प्रतिमान नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं भाई? संप्रत्यात्मक रूपरेखा नहीं देते हैं क्या? तो अनुदेशनात्मक प्रारूप नहीं देते हैं, शिक्षण के सिद्धांत नहीं देते हैं, या शिक्षण अभ्यास? तो संप्रत्यात्मक रूपरेखा बिल्कुल प्रस्तुत करते हैं। शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत, मतलब शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम पर आधारित है डेविड आसुबेल का, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया ही। अनुदेशनात्मक प्रारूप है पूरी तरीके से, हम कैसे लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, किस प्रकार से हम प्रक्रिया को से आगे बढ़ेंगे, सिद्धांतों को भी करते हैं। शिक्षण प्रतिमान अभ्यास नहीं देते, शिक्षण अभ्यास नहीं होता उसमें, और सारी बातें उसमें सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से बालकों के चिंतन शक्ति विकास में कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? बालकों की जो थिंकिंग पावर है, इस थिंकिंग पावर डेवलपमेंट में कौन चीज़ आवश्यक नहीं है? तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली क्वेश्चन हो गया। समस्या समाधान, मानसिक खोज, ठीक, काल्पनिक अभिव्यक्ति या अनुभव आधारित संप्रेषण। तो चिंतन शक्ति के में काल्पनिक अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, समस्या समाधान भी हो जाते। अनुभव आधारित संप्रेषण की बात जो है वो स्मृति स्तर की बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन कई जगह पर इसको सही मान लिया गया, कहीं पर इसे सही मान लिया गया। फिलहाल चिंतन शक्ति के विकास में अनुभव आधारित संप्रेषण की बात शायद नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक सृजनात्मक बालक को निम्न में से किस क्रिया द्वारा पहचाना जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, सृजनात्मकता के लिए हमें प्रभाविता, मौलिकता और लचीलापन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात मिलती है। सही प्रश्न का सही उत्तर देने पर, किसी प्रश्न का मौलिक उत्तर देने पर, किसी प्रश्न अन्य के साथ बौद्धिकता के साथ तर्क करने पर, या किसी समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने पर। तो मौलिकता वाला वर्ड हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, इसीलिए हमारा ये जवाब सही होगा, मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा कि किसी भी समस्या का जो है वो मौलिक विचार प्रस्तुत करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? बहुत अच्छी तरीके से मैंने जीन पियाजे को आपको पढ़ाया है। क्यों संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, क्यों पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से परत दर परत मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है, कौन सी पाई जाती है? संरक्षण की योग्यता, प्रतीकात्मक योजना, अमूर्त तर्क या शक्ति या संबंध। तो मैंने आपको बताया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकों एवं चिन्हों के माध्यम से, किस माध्यम से? प्रतीकों एवं चिन्हों के माध्यम से सीखते हैं, प्रतीकों एवं चिन्हों के माध्यम से सीखते हैं। इसीलिए बच्चे जो है वो खेल खेल में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो भी खिलौने हैं वो प्रतीक रूप में वास्तविक वस्तु का एक प्रतीक होते हैं, और उससे वो उस वास्तविक कार के बारे में, जब कार उनका एक खिलौना होता है, और रियल कार के बारे में वो इमेजिन कर पाते हैं, ठीक। तो पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकात्मक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो द्वारा नहीं सुझाया गया? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा खूब पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शारीरिक सुरक्षा, आत्म अभिव्यक्ति और सम्मान। तो आत्म अभिव्यक्ति के बारे में मैस्लो ने नहीं बताया है, 5 अभिव्यक्ति बताई है, इसमें से कौन सी नहीं बताई? आत्म अभिव्यक्ति के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में व्याप्त व्यक्तिगत विभिन्नता को अच्छी तरीके से कैसे संभाला जा सकता है? कोचिंग दे करके, शिक्षण, साथी शिक्षण द्वारा, विशिष्ट उद्देश्य आधारित समूह निर्माण द्वारा, या टीम टीचिंग के द्वारा। तो कक्षा में जो हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता है, उस व्यक्तिगत विभिन्नता को हम किस आधार पर देख सकते हैं? तो हम विशिष्ट उद्देश्य बनाएं और उस आधार पर समूह का निर्माण करें,
कि हमें इस ग्रुप में ऐसे वर्ग के बच्चे चाहिए, इस ग्रुप में हमें इस तरीके के बच्चे चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन आया। सर्पिल पाठ्यक्रम का संप्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? जॉन डीवी ने, थॉर्नडाइक ने, ब्रूनर ने या थस्टर ने? बताओ। सर्पिल पाठ्यक्रम तो ये प्रस्तुत किया गया है जेरोम ब्रूनर के द्वारा, सर्पिल पाठ्यक्रम। चलो भाई, रोसा का स्याही धब्बा क्या मापता है? स्वप्नों को, चेतन इच्छाओं को, अचेतन प्रेरकों को, या फिर आपकी मस्तिष्क की कार्य प्रणालियों को? तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं वो सभी के सभी हमारे अचेतन मन की इच्छाओं को मापने का काम करते हैं। ठीक है, यानी अचेतन प्रेरकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी सूचना दे दूँ। आपके सिलेबस से संबंधित एक बुक बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च हो चुकी है, शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन। इसे आप पढ़िए या आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर होनी चाहिए। इसमें आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, और अगर आप पीजीटी, टेट, सुपर टेट, हायर एजुकेशन, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए सहायता करेगी, बहुत सहायता करेगी। इसका परचेज़ करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहाँ से आप इसे ले सकते हैं। चलिए और इसी के साथ सबसे अच्छी बात है कि जितने भी टॉपिक हैं उन सब का वीडियो लेक्चर अब अवेलेबल है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आज का आखिरी लेक्चर, आखिरी क्वेश्चन। तो हम सभी जानते हैं विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन इरिक इरिक्सन महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आज के इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा, देखा, परखा और अपनी तैयारी में एक दिशा और आगे बढ़ गए। इसी तरीके से चैनल के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप आपके कंटेंट को, आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करते रहेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़िए, अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को पूरी गंभीरता के साथ करते रहिए। मैं आपको पूरा सहयोग करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।